बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो छुपाई जा रही हैं, जैसे कि आज़ाद कश्मीर में मुबैना तौर पे जो कत्लेआम किया गया है, जो लोगों को मारा गया है, कोई 28 तादाद बताई जा रही है टोटल अभी तक, और जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है वो भी छुपाया जा रहा है। उसके हवाले से भी बताता हूँ। इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ रिपोर्ट किया है आज क्या हुआ है बलूचिस्तान में। इसको फौज के ऊपर सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है, उसकी तफसीलात भी बताता हूँ। लेकिन आज एक लतीफा सुनने को मिला पूरी कौम को, और पूरी कौम को ये चीज पहली बार पता चली कि अगर आप किस्तों पे कोई चीज लेते हैं तो वो एक्चुअली फ्री होती है। किस्तों पे ली जाने वाली चीज मुफ्त होती है। ये लतीफा आज पहली बार कौम को पता चला, तो मैं चाहता हूँ ये लतीफा आप भी सुन लें। ये नई साइंस आई है कि अगर आप किस्तों पे कोई चीज लेते हैं तो उसे फ्री करार दिया जा रहा है। स्टूडेंट लड़कों को 15,000 डाउन पेमेंट भी देनी होगी और 2,000 किस्त भी देनी होगी, और लड़कियों को सिर्फ किस्त देनी होगी, लेकिन ये फ्री है। मैं कहता हूं कि ये कोर्स सबको करना चाहिए जहां से मौसूफा ने किया है। चीजें बेचने का इससे खूबसूरत तरीका कोई है ही नहीं। ये घर फ्री, बस आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और किस्तें देनी पड़ेगी माहाना, वरना ये घर फ्री। अच्छा, ये गाड़ी जो खड़ी है ना बाहर मर्सिडीज, ये फ्री, बस आपको इसकी 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट देना पड़ेगा और माहाना 15 लाख किस्त देनी पड़ेगी, लेकिन ये फ्री। अच्छा, ये जो जहाज लिया है ना पंजाब हुकूमत ने, ये भी फ्री, बस आपको इसकी डाउन पेमेंट कोई 5-6 अरब करनी पड़ेगी और माहाना आपको कोई 30-40 करोड़ किस्त देनी पड़ेगी, लेकिन ये फ्री। क्या साइंस, जो चीज हम पे मुसल्लत की गई है ना, वो रोजाना कोई नया शगुफा छोड़ती है, लेकिन जर्नलों को ये सूट करता है। पर ये एक ऐसी चीज थी कि सुनी तो हैरान रह गया कि जर्नलों ने हम पे क्या चीज मुसल्लत की है जो अभी तक सीखने के लिए तैयार नहीं है। ना तो ये लोग पढ़े लिखे हैं, ना कोशिश करते हैं पढ़ने लिखने की, और अब भी अवाम को बेवकूफ समझते हैं। और ना आपको पता है कि मैं इररेलेवेंट लोगों का जिक्र ही नहीं करता अपनी वीडियोस में। नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पहले हम जरा इसका जायजा ले लेते हैं। चाइना बैक्ड कॉपर माइन थ्रेटन्स पाकिस्तान शट डाउन ओवर सिक्योरिटी रिस्क, वर्सनिंग वायलेंस इन बलूचिस्तान imperils Islamabad's resource ambitions. Almost all of the project's output, which accounted for most of Pakistan's roughly $750 million of copper products last year, is exported to China, according to official statistics. चाइना की चाइनी हुकूमत से जुड़ी हुई कंपनी चाइना बैक्ड कॉपर माइन जो है, उसने धमकी दी है पाकिस्तान को कि तुम हमें सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम होगी, इसलिए हम अपना काम यहाँ ठप के जाने लगे हैं। इससे पहले बैरिक गोल्ड ये फैसला सुना चुका है कि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ हम काम नहीं कर सकते। अब चाइना भी कह रहा है कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं, और बाकी भी जहां जहां माइंस हैं वहां पे ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, नामुराद हो गए हैं। और इनके हालात ये हैं कि यकीन माने आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मुल्क के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। अगर मैं आपको सिर्फ लिस्ट बताना शुरू कर दूं ना, मेरी आधी वीडियो चली जाएगी। इन 4 मनहूस सालों में जब से ये मीर जाफर आया है और इसके साथ ये अर्थरी लगा है, कितनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं, तसव्वुर करना नामुमकिन है। नौबत यहां तक आ गई है कि जैज अपने 11,000 टावर्स या जितने भी हैं वो भी बेचने के लिए तैयार है। कैपिटल खड़ा करना इतना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अब आपको एक और खबर बताता हूं इसके साथ जुड़ी हुई, और आपके वो भी रोंगटे खड़े करेगी। ये अब अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अल जजीरा से तो वैसे भी इनको थोड़ी सी आजकल तकलीफ है। At least 7 people were killed after security forces allegedly opened fire on protesters in Pakistan administered Kashmir during demonstration demanding reforms. ये आज की खबर है। The region faces curfew like restrictions and an ongoing internet shutdown. ये आज की खबर दे रहा है अल जजीरा कि 7 मजीद लोगों को मार दिया गया। पाकिस्तान में ये खबर देना अलाउ नहीं है, अल जजीरा दे रहा है। इसके साथ एक और खबर आती है, और उस खबर ने भी मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और वो भी पाकिस्तानी मीडिया को नहीं चलाने दी जा रही। 7 पाकिस्तानी फौजी अब तक जो पता चल रहा है मारे गए हैं और 13 जख्मी हुए हैं। बलोच मिलिटेंट्स जो है उन्होंने मस्तूंग बलोचिस्तान में एक पाकिस्तानी फौज के एक बड़े काफिले पर हमला किया है। जो फौजी बसों में बैठ के जा रहे थे, छुट्टी पर जा रहे थे या जिधर भी जा रहे थे, उन पर हमला किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि पहले जो उनको सिक्योरिटी फराहम करने वाली गाड़ियां थी उन पे हमला हुआ, और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई बसों के ऊपर। बसें बुलेट प्रूफ नहीं है। बताया तो जा रहा है कि 7 मारे गए, 13 जख्मी हुए, लेकिन आप जरा तसव्वुर करें कि जब अंधाधुंध बस पे फायरिंग होगी तो बचने का कितना चांस होगा, कितने लोगों का। और एक बस नहीं थी, बसें थी। बताया जा रहा है एक बस नहीं थी, बसें थी। तो सूरत हाल आजाद कश्मीर में खुद कत्लेआम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, ये भी कर रहे हैं, और सूरत हाल हर तरफ से काबू से बाहर है। बारिक गोल्ड छोड़ चुका, चाइना जाने की धमकी दे रहा है, छोड़ के जाने की। सारी कंपनियां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल छोड़ गई हैं। मीशत को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसीलिए तो मैंने दिन को आपको बताया था कि आप सऊदी अरब से फिर भीख मांग रहे हैं कि हमें 6-7 अरब डॉलर का 6-7 अरब डॉलर का हमें तेल दे दो मुफ्त।
डेफर पेमेंट पे दे दो और साथ हमें जो 8 अरब डॉलर रखा हुआ है हमारे स्टेट बैंक में उस पे इंटरेस्ट कम करके 1% कर दो और 15 साल के लिए हमें वो डिपॉजिट दे दो। हालात बहुत खराब है। इसके साथ इंटरनेशनल सूरत हाल बदलना शुरू हो गई है। देखें, मैं मुंह बना बना के बात नहीं करता, एक्सेंट के साथ बड़ी बात करने की कोशिश नहीं करता, मैं आम फहम जुबान में बात करता हूं। तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ट्रंप के जूते पॉलिश करने को जो लोग अपनी खारजा पॉलिसी बनाए बैठे थे और इस पर फख्र कर रहे थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन से ट्रंप के ताल्लुकात कुछ खराब हो गए हैं और यूरोपीय यूनियन की गुड बुक्स में ट्रंप नहीं है। और क्योंकि ट्रंप यूरोपीय यूनियन की गुड बुक्स में नहीं है, तो जिन लोगों ने अपनी खारजा पॉलिसी को इस चीज पे बुनियाद के ऊपर खड़ा किया है कि ट्रंप की गुड बुक्स में हम हैं, उनको पहला झटका आलमी ताकतों ने दिया। यूरोपीय यूनियन की जीएसपी प्लस के हवाले से 2023 से 2025 तक रिपोर्ट जारी हो गई है। मैं ये आपके सामने रखता हूँ रिपोर्ट, और इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स पॉइंट टू अ हाई एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस। पाकिस्तान में जो लोगों को गायब कर दिया जाता है उसकी रिपोर्ट्स बढ़ रही हैं, खास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही हैं, यानी लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। और अभी जो ये सीसीडी है उसकी जो पिछले साल की कार्रवाई है उस पर ये रिपोर्ट नहीं है, ये 2023 से 25 के दरमियान की रिपोर्ट है। सीसीडी ने जो इस साल में किया है वो अगली रिपोर्ट में आना है। अंदाजा लगाएं, जब कोई बंदा वापस आ जाता है, जो पाकिस्तान में कमीशन बना हुआ है मिसिंग पर्सन का, तो जो कमीशन है वो फिर उससे पूछता नहीं है, वो रिपोर्ट में नहीं लिखता कि इसके साथ हुआ क्या था जब ये गुमा हुआ था, इसके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ, इसको मारा गया, इसके साथ क्या सलूक किया गया, ये नहीं लिखा जाता, इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं होती। मजीद लिखते हैं कि हालिया जो अमेंडमेंट हुई है एंटी टेररिज्म एक्ट में related to legislation in Balochistan and Punjab appear to authorize preventive arbitrary detention without charge or trial and without meaningful judicial review or effective remedies। लोगों को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक नहीं मिल रहा। लेकिन आगे सुने जरा, पॉलिटिकल राइट्स, टॉर्चर की भी बात है, बहुत कुछ है। Political rights are negatively affected among others by abusive judicial proceedings and detention of opposition supporters and leaders, including of a former prime minister with concerns in terms of fair trial and detention conditions। यानी इमरान खान के हवाले से वो लिखते हैं कि कंसर्न्स हैं फेयर ट्रायल के हवाले से और जिस हालत में उनको जेल में रखा हुआ है उसके हवाले से। और फिर मजीद उन्होंने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इन रिलेशन टू एक्सेस टू लॉयर्स, विजिटर्स एंड मेडिकल असिस्टेंस। यानी इमरान खान को ना वकीलों तक रसाई मिल रही है, ना इलाज मिल रहा है और ना आम उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और मिलिट्री ट्रायल्स डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ICCPR आर्टिकल 14। यानी जो मिलिट्री ट्रायल किए गए हैं वो भी जो रिक्वायरमेंट है ICCPR की आर्टिकल 14 की, वो भी उस पर पूरा नहीं उतरते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, जर्नलिस्ट के बारे में, मीडिया के बारे में, इसका भी बुरा हाल है पाकिस्तान में। यानी मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं तो पाकिस्तान GSP प्लस की एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। फिर भी पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस खत्म नहीं हुआ, ना होने जा रहा है इनकरीब। ये सिर्फ यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक झटका है कि सिर्फ ट्रंप के ना हो जाओ, कुछ हमारी भी सुनो। लेकिन इसके साथ मैं जो हमेशा एक बात करता हूं उसकी तरफ तवज्जो दें। मैं जब कहता हूं कि आलमी ताकतें आपको ऐसे अपने जाल में फंसा लेती हैं और जितने आप कंप्रोमाइज होते जाएंगे, जितने जराइम करते जाएंगे, आपकी लिस्ट लंबी होती जाएगी, आप पर चार्जशीट लंबी होती चली जाएगी। मीर जाफर इतने जराइम कर बैठा है कि आलमी ताकतों के लिए ये इस टाइम एक टर्न वाला है, वो इसको खा पी के हजम कर जाएंगे। तो जितने ये जराइम करेगा ये कंप्रोमाइज होता जाएगा, जितना कंप्रोमाइज होता जाएगा इस तरह की रिपोर्ट्स लीक की जाएंगी, बताई जाएंगी, शेयर की जाएंगी और इससे ज्यादा बातें मनवाई जाएंगी। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ ये बातें मानने पे मजबूर होगा। इसलिए मैं फौज को बार बार बतौर इदारा मुखातिब करके कहता हूं कि क्या ऐसा बंदा जो इतना कंप्रोमाइज हो चुका हो, जिसके बारे में इतनी इतनी लंबी चार्जशीट हो यूरोपीय यूनियन के पास, अमेरिका के पास और बरतानिया के पास और नेतन्याहू के पास, मुझे बताएं वो बंदा पाकिस्तानी मफादात का तहफ्फुज़ कर सकता है? वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है या नहीं? मुझे इसका जवाब दे दें। मैं इसीलिए ये पॉइंट उठाता रहता हूं। अब इंटरनेशनल सूरत हाल जो मैं आपसे कह रहा था कि ईरान ये इंतहाई कदम भी उठा लेगा अगर अमेरिका बाज ना आया, और अब अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है ईरान ने यमन में अंसारुल्लाह जो है उनको कह दिया है कि बाबुल मंदब को बंद कर दो अगर अमेरिका ने पावर नेटवर्क पे हमला किया। ये अमेरिका के लिए वाज़ेह पैगाम है कि तुमने अगर हमारे पावर सेक्टर पे हमला किया, हमारी तनसीबात पे हमला किया, तो बाबुल मंदब भी बंद होगा। अब नाए हरमुज तो पहले ही बंद है, हम बाबुल मंदब बंद करके ना तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। वो वाला नहीं जो DGSPR ने बड़क मारी थी फजूल किस्म की कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ईरान असल में सांस बंद कर देगा दुनिया की तिजारत का। दुनिया की 10 से 15% टोटल तिजारत बाबुल मंदब के रास्ते से, और अपना हरमुज दुनिया की तेल की तिजारत का 20% यहाँ से गुजरता है। अगर ये दोनों सेम टाइम बंद हो जाए तो दुनिया का 40 से 50% तेल बंद हो जाना है। हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो अब इस तरफ भी ईरान ने जाने का इंदिया दे दिया है और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं यमनी जो अंसारुल्लाह है उनको कि तुमने बाबुल मंदब बंद कर देना है अगर अमेरिका बाज नहीं आता।
اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹ بہت تیز ہو رہی ہیں دنیا میں، اور میں تیل کی قیمت پہ خاص نظر رکھتا ہوں اور آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ یہ 85-86 پہ چلی گئی تھی، برینڈ کی قیمت ابھی 84 شو ہو رہی ہے oilprice.com پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پردے کے پیچھے کوئی بات چیت کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے اور ایک طرف پاکستان میں بات چیت کی صورتحال پہ آتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلاول نے درمیانی رستے کی طرف جو ہے وہ پیغام پہنچایا تھا، میر جعفر کے پیغام لے کے گیا ہوگا، اس کی اپنی کیا اوقات ہے کہ جی 6 سیٹوں پہ مان جاتے ہیں اور 6 سیٹیں جو ہیں وہ بعد میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ بات چیت جاری ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا جو لانگ مارچ ہے اس کو فی الحال پوسٹ پون کر دیا ہے، اور وہ مزید ایک ہفتہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکومت کو 5 دن ہے یا ایک ہفتہ ہے، 21 تک شاید یا 23 تک دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی جس کو کالعدم قرار دیا تھا، اب ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو جو کالعدم کہہ رہے ہیں یہ ختم ہوگا، کالعدم نہیں ہوگی، برابری سطح پہ بات ہوگی۔ دوسرا، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو بھی جواب مل گیا ہے کہ سب کچھ بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے بندے مارے، انہوں نے آج بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ مارے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کو مار رہے ہیں، لیکن قربانی دینے کے بعد وہ اپنے مفادات اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے۔ ہم پنجاب کے لوگ کیونکہ بزدل ہیں، مجھ سمیت، ہم جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، مجھ سمیت کسی بھی بڑے کاز کے لیے جان دینی پڑتی۔ بنگلہ دیش نے آپ کو یہ کر کے دکھایا ہے کہ شیخ حسینہ کا بروٹل راج جو سنگل پارٹی سسٹم بن گیا تھا، جو بربادی اور تباہی لے کر آیا تھا، وہ انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا، لیکن اس میں انہوں نے جان کی قربانی دی۔ ہماری طرح بزدل بن کے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس ٹائم اگر میں آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں، آزاد کشمیر قتل و غارت کا بازار، آگ لگی ہوئی، بلوچستان قتل و غارت دونوں طرف سے ہو رہی ہے، آگ لگی ہوئی، خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ان سے راضی نہیں، کسی بھی سائیڈ کسی بھی پارٹی کا وہ سپورٹر ہو ان سے راضی نہیں۔ اوپر سے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھارت کے ساتھ لنک جوڑنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن خبر چلواتے ہیں اپنے ٹاؤٹوں سے کہ جی بھارتی کرنسی نکل آئی، ڈالر نکل آئے، بھارتی رو کے ساتھ رابطے نکل آئے۔ یہ جھوٹ ہے، سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی غدار نہیں ہے۔ اس طرح جو اپنے حق کے لیے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی غدار نہیں ہے، مارنگ بلوچ بھی غدار نہیں ہے، اور نہ عوامی ایکشن کمیٹی والے غدار ہیں، اور نہ کوئی زید بکر غدار ہیں۔ غدار وہ ہیں جو اس ملک کا الیکشن چوری کرتے ہیں، غدار وہ ہیں جو عدالتوں کو روند کے رکھ دیتے ہیں اپنے بوٹوں کے نیچے، غدار وہ ہیں جو اس ملک کے قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، غدار وہ ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو اغوا کیا ہوا ہے اور حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، غدار وہ ہیں جو عوام کو بھون ڈالتے ہیں 26 نومبر کو، غدار وہ ہیں جنہوں نے ذلِ شاہ جیسے معصوم کو تشدد کر کے مار دیا تھا، غدار وہ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو کینیا میں شہید کیا تھا، غدار وہ ہیں آج بھی جن کی وجہ سے یو اے ای میں 2 نوجوان وہ وہاں تشدد بھی سہ رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں اور بڑی مصیبت میں ہیں، غدار وہ ہیں جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، غدار وہ ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا میں پیچھے رہ گیا، ہم 3rd ورلڈ کنٹری میں بھی سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، آج ایتھوپیا بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ وہ غدار نہیں ہے جو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دے دو، فری اینڈ فیئر الیکشن مانگنے والے غدار نہیں ہیں، ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کا کہنے والے غدار نہیں ہیں، عدلیہ کی آزادی مانگنے والے غدار نہیں ہیں، تمہارا زور زبردستی ختم کرنے کا مطالبہ کرنے والے غدار نہیں ہیں، غدار بنانے والی فیکٹری بند کرنی پڑے گی، تمہارا یہ کام اب عوام برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عوام نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف، تم لوگوں نے جتنا لوگوں کو غدار کہنا تھا کہہ لیا، ناؤ از دا ٹائم ٹو گو بیک ٹو یور بیرکس اینڈ لیٹ دا سیویلینز رول، بٹ نہیں، کیڑا ایک اور چک مار رہا ہے، وہ بھی خبر سن لیں، اخے محسن نقوی کا قرہ نکل آیا ہے وزیر خارجہ بننے کے لیے، اور مونچھوں والی سرکار جو ہے وہ وزیر داخلہ بننے جا رہا ہے پھر سے۔ یار کیا بات ہے، جن لوگوں نے تمہارے اوپر منشیات کا کیس بنایا سمگلنگ کا، انہی کے جوتے پالش کر کے ایک اور عہدہ لینے لگا ہے، کوئی شرم حیا نہیں ہے ان لوگوں، ایسی پالش، اور وزارت اطلاعات میں بھی تبدیلی کی خبریں ہیں کہ وزارت اطلاعات بھی کسی اور کو ملنے والی ہے، بیرسٹر عقیل کا بھی نام آ رہا ہے، عطا تارڑ کی یہاں سے چھٹی ہونے والی ہے، اس نے پچھلے بہت سارے بلنڈر مارے ہیں شاید پچھلے کچھ عرصے میں، تو اس وجہ سے خبریں یہ آ رہی ہیں، باقی ظاہر ہے کہ اندر خانے ڈیلے ان کی بدل بھی جاتی ہیں۔ جو اسحاق ڈار ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بدستور انہیں نائب وزیر اعظم رہنے دیا جائے گا، لیکن وزارت خارجہ کا قلمدان ان سے لے لیا جائے گا۔ یہ دخل اندازی جو ہے یہ جرنیل جو کرتے ہیں، دیکھیں سب سے بڑی ملک دشمنی اور آئین شکنی یہی ہے کہ جرنیل فیصلہ کرتا ہے کون وزیر ہوگا، کون مشیر ہوگا، وزارت خارجہ کون چلائے گا، وزارت داخلہ کون چلائے گا، فائنانس منسٹری کون چلائے گا، نائب وزیر اعظم کون بنے گا، وزیر اعظم کون بنے گا۔ یہ ہے سب سے بڑی غداری، اور یہ دوبارہ ہونے جا رہی ہے اس ملک میں، اور بڑے زبردست طریقے سے یہ خبریں چلیں گی، میڈیا پہ آئے گا جی فلاں جا رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، اور کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گے۔ کب تک آخر یہ سب ہوگا آپ مجھے بتائیں،
کب تک ہم یہ سب برداشت کریں گے؟ میرا یہ سوال ہے سب سے، کوئی لمٹ ہوتی ہے نا ہر چیز کی، تو پاکستانی قوم کو ایک ٹائم آئے گا کہنا پڑے گا انف از انف، اب بس کر دو، جو تم نے کرنے تھے تجربے اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ کر لی ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کا تو دکھ درد اتنا ہی ہے، اور روزانہ دکھ درد ہی آپ کو سنانا پڑتا ہے، کیونکہ اچھی خبریں آ ہی نہیں رہی۔ دیکھتے ہیں کہ جرنیل اور کتنا اس ملک کو برباد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے انٹرنیشنلی بہت بری خبریں ہیں، اور وہ نیکسٹ انشاءاللہ نشست میں آپ سے ڈسکس ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔